हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शशि कुमार अगेन विद अ न्यू केस, द केस ऑफ हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन आपको हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में कहीं ना कहीं दीवार पे चिपका हुआ ज़रूर दिखा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट केस पे आते हैं। एक पेशेंट मेरे पास 4 फरवरी 2023 को आई, जिसकी उम्र 22 साल की थी, जो कि खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है और परस्यू कर रही है इंटर्नशिप। उसके फादर होम्योपैथी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनकी फैमिली ज़्यादातर होम्योपैथी ही यूज़ करती है और मेरे पास आने से पहले उनके फादर ने भी उनको कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उनकी कंप्लेन के लिए, हेमरॉइड्स के लिए। जो कि मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नक्स और ब्राइमस्टोन का नाम बताया और बाकी और भी मेडिसिन्स उन्होंने कहा कि दी थी, लेकिन उनका नाम मुझे उनको याद नहीं। तो ये सारी नॉलेज उनके फादर यूट्यूब से लेते थे और कहीं न कहीं कोई छोटी बुक्स वगैरह इधर-उधर से मिल जाती थी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने उनको हेमरॉइड्स के लिए कई सारी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की थी। बट उनको कोई रिलीफ नहीं लगा और उससे पहले वो एलोपैथिक मेडिकेशंस के अंडर भी थी और हमदर्द मेडिकेशन लेती थी, जिससे ऑन एंड ऑफ उनकी कंप्लेन रहती ही थी। कभी ठीक हुई, कभी नहीं हुई, दिक्कत बनी ही हुई थी। तो ये सब मेरे पास आने से पहले की बातें हैं। जब वो मेरे पास आई एट प्रेज़ेंट, तब उनको ब्लीडिंग पाइल्स की दिक्कत थी, जो कि 6 से 7 महीने से थी और जो उनका मेन इश्यू था, मेन कंप्लेन थी, वो थी इचिंग। उनको सीवियर इचिंग होती थी और इचिंग से वो बहुत परेशान थी। एट दैट टाइम उनको कोई ब्लीडिंग नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वो ऑइंटमेंट वगैरह और दूसरी जो मेडिकेशंस थी वो लेती थी। मे बी उनकी वजह से शायद सप्रेस था, इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं थी। और दूसरी जो कंप्लेन थी, उनको डिस्टेंशन एब्डोमेन की कंप्लेन थी, जो कि आफ्टर ईटिंग होता था और इरेक्टेशन से एम्ब्रेशन होता था उसमें। और एक्ने की प्रॉब्लम थी, जो कि मेनली फोरहेड पे था, जिसमें एकिंग पेन होता था और जो इरप्शंस थे उनका बेस रेड था। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, जो इरप्शंस होते हैं उनका कई बार बेस अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, उनका टिप अलग होता है और उनके साइजेस अलग होते हैं, जिस बेस पे मेडिसिन का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो इस कंडीशन में रेड बेस था और हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी और ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम थी। मेजर ये 4 इशू उन्होंने उस टाइम मुझे बताए। तो जब मैंने इनसे हिस्ट्री पूछी, तो हिस्ट्री में पता चला कि जब ये 14 साल की थी, तब से इनको सीवियर डिस्मेनोरिया, 14 साल में ही इनको मीनार्की आए थे और उस टाइम से ही डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है और इस लेवल का डिस्मेनोरिया है कि इनको पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। ये एक कंप्लेन निकल के आई और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री थी वो पूछा, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मुझे मिला नहीं। और फिर मैंने फिजिकल जर्नल्स पूछा, तो फिजिकल जर्नल्स में इनकी एपेटाइट नॉर्मल थी, थर्स्ट लार्ज क्वांटिटी की थी, एक बार में कई बार ये 3 से 4 ग्लास भी पीती थी और अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहती थी इनकी और स्पेसिफिकली कोल्ड ड्रिंक्स की ज़्यादा डिज़ायर होती थी। डिज़ायर में स्पाइसी और सार चीज़ों की होती थी, जिसमें स्पाइसी बहुत प्रोमिनेंट है और मैं सार चीज़ों को फीमेल्स के केसेस में बहुत जल्दी कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कॉमन है फीमेल्स में। हाँ, अनटिल अनलेस कुछ अलग इंटेंसिटी की अगर मुझे मिले, बहुत हाई इंटेंसिटी की, तब मैं सार को कंसिडर करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। एवर्जन मिल्क से इनको है और स्टूल कॉन्स्टिपेटेड रहता है, हार्ड स्टूल, और प्रोलैप्स भी कई बार होता है। जब हार्ड स्टूल होगा तो प्रोलैप्स होना ही होना है। यूरिन में कुछ स्पेसिफिक नहीं है और थर्मल इनका टुवर्ड्स चिली है। पर्सपिरेशन फेस एंड स्वेट पे, चेस्ट पे ज़्यादा रहता है और बेदिंग हैबिट में 2 से 3 दिन के इंटरवल पे ये नहाती हैं विद ल्यूकवार्म वाटर, क्योंकि ये केस मेरे पास फरवरी का है, तो उस टाइम मौसम ठंडा होता है।
मेंसेस में एलएमपी इनका था 25/1/2023 को, जो कि 5 दिन के लिए रहा। और रेगुलर मेंसेस रहते हैं टाइमली। और जो कलर था मेंसेस का वो डार्क रेड था। बिफोर मेंसेस इनको हमेशा बैकएक होता है, जिसमें वार्म एप्लीकेशन और हीट से इनको एम्यूरेशन होता है। ल्यूकोरिया इनको होता है, और जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है और ब्लैंड रहता है। तो ये इनके मेजर कंप्लेंट्स थे। मेंटल जनरल्स में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने कंसिडर भी नहीं किया। और कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखा जाए तो ये थोड़ा अमोनियम कार्ब की तरह दिखती है। ऊपर से मतलब थोड़ी हेल्दी हैं, और लेग्स इनके थोड़े थिन हैं। अमोनियम कार्ब, अमोनियम म्योर, इसकी तरह थोड़ी इनकी फिजिक है। क्या हुआ, केस लेते लेते मुझे समझ में आ गया कि ये केस थोड़ा अलग है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिकेशन इनके फादर ने पहले काफ़ी सारी दे चुके थे। तो ऑब्वियसली जो भी हेमरोइड्स की मेडिसिन होंगे वो यूट्यूब से देख के उन्होंने दी ही होगी, चाहे वो एस्किलस हो, चाहे कॉलिनसोनिया हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे दूसरी मेडिकेशंस हो। तो वो उन्होंने दी थी, जिससे कोई रिलीफ नहीं आया। तब मैंने क्या किया, केस लेते लेते मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें खटकने लगी, जैसे कि वार्म एप्लीकेशन, एम्यूरेशन, इचिंग, सीवियर, कॉन्स्टिपेशन, पर्स्पिरेशन, फेस एंड चेस्ट। तो ये चीज़ें करते करते मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये थोड़ा सोरा की तरफ ज़्यादा डोमिनेट कर रही है चीज़ें। मैंने क्या किया, इस केस का मियाज़मेटिक एनालिसिस किया। तो मियाज़मेटिक एनालिसिस में मैंने किया तो पाइल्स जो इचिंग होते हैं वो सोरा साइकोटिक की तरफ जाता है। ब्लीडिंग आपका ऑलवेज ट्यूबरकुलर रहता है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम आपका सोरा साइकोटिक रहता है। डिस्टेंशन और आफ्टर ईटिंग दोनों मतलब सोरा कवर करती है। ग्रे हेयर आपका सोरा साइकोटिक होता है। फॉलिंग ऑफ हेयर आफ्टर इलनेस, ये आपका सोरा है। डिज़ायर स्पाइसी आपका सोरा कवर करता है। डिज़ायर सार में आपका सोरा सिफिलिटिक है। एवर्जन मिल्क आपका सोरा साइकोटिक है। कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल दोनों ही आपका सोरा कवर करती है। डिस्मेनोरिया स्पेशली बिगिन्स एट मिनार्की, ये आपका सोरा कवर करती है। एम्यूरेशन, वार्म एप्लीकेशन और हीट कह लीजिए, ये आपका सोरा कवर करती है। और ल्यूकोरिया ब्लैंड, ये भी आपका सोरा कवर करती है। तो इसमें जो डोमिनेशन मुझे दिखा वो दिखा सोरा का। एक आपका ब्लीडिंग ट्यूबरकुलर है, और आपका डिज़ायर सार जो कि थोड़ा सिफिलिटिक की तरफ जाता है। बाकी सोरा साइकोटिक और सोरा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोरा का डोमिनेंस है। और एट प्रेजेंट जो कंप्लेन है इनकी वो इचिंग की बहुत ज़्यादा है। पाइल्स में जो इचिंग इनका मेन इशू है। तो इन सब को कंसीडर करते हुए मैंने जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन था वो सोरिक डोमिनेशन पे बेस्ड था। और इचिंग को मैंने कंसिडर किया, डिज़ायर स्पाइसी को कंसिडर किया, एवर्जन मिल्क को कंसिडर किया, डिस्मेनोरिया सिंस मिनार्की को मैंने कंसिडर किया, और एम्यूरेशन वार्मथ को मैंने कंसिडर किया, और थर्मल चिली को। तो ये सारी चीज़ें मियाज़मेटिक टोटलिटी करते करते समझ में आ गई थी कि कोई ना कोई सोरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब होगी। तो जब भी सोरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उनमें हमेशा हमारे दिमाग में सल्फर, कैलकेरिया और लाइको, ये 3 मेडिसिन ही लीडिंग मेडिसिन है सोरा की। यही मेडिसिन आती हैं। तो इनके फादर ने इनको सल्फर ये पहले दे चुके थे, उससे कोई रिलीफ आया नहीं था। तो नेक्स्ट था कि बची कैलकेरिया और लाइको। तो मैंने कैलकेरिया ऑस्टिक क्यों प्रिस्क्राइब की। कैलकेरिया और लाइको दोनों चिली होती है, लेकिन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपका ये होता है कि लाइको में आपका टुवर्ड्स वार्म ड्रिंक की तरफ चला जाता है, और कैलकेरिया आपका टुवर्ड्स कूल ड्रिंक की तरफ चला जाता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। प्लस लाइको थोड़ा सिफिलिटिक की तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन जो कैलकेरिया है, कैलकेरिया आपका मोस्टली मतलब वैसे तीनों मियाज़म को कवर करता है, ट्यूबरकुलर को भी कवर करता है। तो उन सबको कंसीडर करते हुए मैंने इनको कैलकेरिया और 200 2 डोज प्रिस्क्राइब की थी ओडी, और बाकी सेक्लेक
30 फॉर 1 मंथ। और मैंने मियाज़मेटिक एनालिसिस जो किया वो 2 बुक को बेस बना के किया था। पहली बुक थी मियाज़मेटिक एनालिसिस और मियाज़मेटिक प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर एस.के. बनर्जी, और दूसरी बुक थी इंडिकेशंस ऑफ मियाज़ बाय डॉक्टर हरिमोहन चौधरी। इस बुक को कंसीडर करते हुए मैंने मियाज़मेटिक एनालिसिस किया था, और जिसके बेसिस पे मैंने फिर कैलकेरिया ऑस्ट इनको 202 डोजेस प्रिस्क्राइब की। और मेडिकेशन लेने के 4-5 दिन बाद इनका कॉल आता है। कॉल में ये कहती हैं कि जो इनकी कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ गई है, इनको थोड़ी दिक्कत बढ़ी हुई लग रही है। तो मैंने इनको मेडिसिन मतलब कंटिन्यू करने के लिए कहा, जो कि सैक्लाइक थी। 1 मंथ बाद जब ये मेरे पास आई, तब इनकी इचिंग ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी पूरी, 90% इम्प्रूव थी। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो चुका था, किसी तरह का कोई डिस्टेंशन नहीं था। इरप्शन इनके ठीक हो गए थे, स्किन नॉर्मल हो रही थी, ग्लो आ गया था स्किन में। फॉलिंग ऑफ हेयर जो था वो भी इम्प्रूव हो चुका था, और डिस्मेनोरिया भी 70 to 80% इम्प्रूव हो गया था। तो ये 1 महीने के फॉलोअप के बाद था। फिर मैंने इनको सेक्लेक प्रिस्क्राइब की। सेक्लेक प्रिस्क्राइब करने के 1 मंथ बाद आई, तो इनको इस बीच में सेकेंड मंथ में इनको हुआ कोल्ड। कोल्ड में क्या किया इन्होंने, कोल्ड में इन्होंने 10 से 15 दिन कंटिन्यू एंटीबायोटिक खाई। एंटीबायोटिक के बाद इनको एक बार ब्लीडिंग हुई। फिर मैंने इनको उस टाइम फिर मैंने इनको प्लेसिबो प्रिस्क्राइब की। प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करने के बाद फिर 1 मंथ बाद आई। तब से अभी तक इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं, एकदम नेचुरली अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, अपनी जर्नी आगे बढ़ा रही हैं। और इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे मेडिसिन्स कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। मैंने बोला कि अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बाय द वे इन केस कभी फिर दोबारा ब्लीडिंग होती है तब देखेंगे, लेकिन अभी तक फरवरी से मई आपका ख़त्म हो गया, जून स्टार्टिंग हो गया, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक इनको कोई कंप्लेन नहीं आई। लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ हो गए, इनको अभी किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। छोटा सा केस था, मेरी अप्रोच भी थोड़ी नई थी। मैंने फर्स्ट टाइम मियाज़मेटिक टोटलिटी को कंसीडर करते हुए प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, मुझे तो मिला ही। बाय द वे, थैंक यू फॉर द टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।